नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस को। और बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मैंने पिछले वीडियो में एम्स को लेकर बताया था कि एम्स में क्या सिलेबस आएगा। तो स्पेशली हमारा जो टारगेट रहेगा वो एम्स को लेकर रहेगा, क्योंकि एम्स का एग्ज़ाम 3 जून को है। तो 3 जून से पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग को लेकर फिजिक्स का कंप्लीट करवा दूं, और अदर जो नर्सिंग एग्जामिनेशन है उन सभी में ये काम आने वाला है। ये नहीं है कि केवल एम्स में काम आएगा, सभी एग्जाम्स में नर्सिंग के एग्जामिनेशन है, सभी नर्सिंग एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर या पहली यूनिट हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी है। कौन सी है? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जैसे कि अपने पास क्वेश्चन आ क्या सकता है उसकी बात करें तो इसमें अपन चार्ज को लेकर पढ़ते हैं। किसको लेकर पढ़ते हैं? चार्ज को, आवेश को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन ले लो या चार्ज ले लो, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। आवेश जब स्थिर होता है तो उस समय जो अध्ययन होता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आवेश, चार्ज क्या होता है आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है। यहां पे मेन अपना फोकस रहेगा क्वेश्चन क्या आ सकता है उस पर। जैसे चार्ज आपने पढ़े हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो प्लस पॉजिटिव और एक पढ़ा आपने नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब आता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी। किसकी कमी? इलेक्ट्रॉन की कमी। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, राइट। नेगेटिव कब आता है? जब अपने पास चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आता है और कमी के कारण धनात्मक आवेश आता है। आवेश को लेकर अपने से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। सीजीएस मात्रक भी आप ध्यान रखें, सीजीएस मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अपन इसको कह देते हैं। ये एसआई मात्रक है, ये स्टेट कूलम है। क्लियर? अब अपन और बात करें तो अपने पास जैसे क्वेश्चन आता है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो ध्यान रखना 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टेट कूलम होते हैं। ओके, एक कूलम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है यानी स्टेट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट। अब ऐसा यूनिट ये हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है अपने पास वीमा का, कि इसकी वीमा क्या होगी। क्योंकि अपने को पता है I = होता है Q/T, और Q यहाँ पे चार्ज होता है तो Q बराबर कितना हो गया? I.T। I का एम्पियर हो गया, T का T हो गया, ये इसकी वीमा आ गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी वीमा को M0, राइट। लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पे नहीं है 0, और T यहाँ पे 1 है, और ये A1 है। A मतलब एम्पियर। ये अपने पास इसकी वीमा आ जाती है। क्लियर है? अपन ने वीमा को लेकर डिस्कस कर लिया, एसआई मात्रक को लेकर डिस्कस कर लिया, सीजीएस मात्रक को लेकर डिस्कस कर लिया, एक कूलम में कितना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है उसको लेकर भी डिस्कस कर लिया है। कूलम को अपन C इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, C से। इज दैट क्लियर? और यहां पे बात करें अपन देखना चार्ज को लेकर, चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा यूनिट ये होता है। पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, सीजीएस यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट क्या है इसका, डायमेंशन क्या है। अब अपने पास जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। क्वेश्चन आ सकता है फैराडे का।
फेरेड नहीं है, ये ध्यान रखना, फेरेड नहीं है, फेराडे है। क्वेश्चन ये आता है एक फेराडे में कितने कुलाम होते हैं, एक फेराडे में कितने कुलाम होते हैं। ध्यान रखना 96,500 कुलाम होते हैं। कितने होते हैं? 96,500 कुलाम। तो चार्ज को लेकर आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी मैंने यहाँ पे बात कर ली है। कंसेप्ट यहाँ पे ये दो है, इसके अलावा मात्रक है, एक कुलाम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ये बात कर ली है। आई बराबर क्या होता है, यहाँ से क्यू का अपन ने बीमा निकाल लिया है अपन ने। और फेराडे जो कि चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट हो गया, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। बड़ा क्यों है? देखो एक फेराडे में 96,500 कुलाम है, मतलब 96,500 कुलाम होंगे तब जाके एक फेराडे बनेगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में। देखो चार्ज के बाद में इसी में चार्ज की प्रॉपर्टीज को लेकर क्वेश्चन आते हैं। किसको लेकर? प्रॉपर्टीज को लेकर, गुणों को लेकर, गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपसे बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसान होता है, इसका सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। गुण में जैसे कि आप ध्यान रखना, चार्ज जो होती है, चार्ज यानी आवेश एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? कंजर्व्ड, मतलब एक संरक्षित राशि है। छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसी राशि है? संरक्षित राशि है। ओके, चार्ज जो है अपने पास ये एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। आप सभी 12th में पढ़कर आए हो तो इतना पता है कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटीकृत। क्या होता है? क्वांटीकृत, क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है? क्वांटीकृत। इसका मतलब अपन ने यहां पे एक फॉर्मूला निकाला था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु में जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, होल इंटीजर होगा, पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। किसी वस्तु में जो चार्ज होगा वो कभी भी प्लस माइनस 1/2 या फिर बाद में प्लस माइनस 3/2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी नहीं होगा। हमेशा जो किसी वस्तु में चार्ज होगा वो इस फॉर्म में होगा, मतलब n बराबर जैसे 1 2 3 ये होंगे। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, ये होंगे किसी वस्तु पर चार्ज। ओके, क्वांटाइज का मतलब ये होता है। तो यहां पे अपने पास जो फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन का वो क्या है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब जैसे किसी वस्तु में आवेश बताना है तो हम जैसे 5e 6e 7e 8e ऐसे बताते हैं, इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर बताते हैं। क्लियर है? अब इस पर आधारित अपने पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन देने पर, किसी वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु में आवेश का मान कितना होगा? आवेश का मान कितना होगा? अब देखो यहां पे इंग्लिश में थोड़ा सा बात कर लें तो ये बोल रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू ए बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को 5 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए अपन ने, देन उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना होगा? देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट? क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। आप समझो मैंने आपको बताया था किसी वस्तु को मतलब इलेक्ट्रॉन दे दें, मतलब किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? -5 आ गया। देखो कैसे, अपन फॉर्मूला अपने पास क्या है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्या है? प्लस माइनस NE। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस? आप बोलोगे माइनस होगा। कारण क्या है? क्योंकि उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, N.E। N कितने आ रहे हैं? आप बोलोगे 5 आ रहे हैं। E का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है क्या? मल्टीप्लाई किया 16 × 5 = 80 यानी 8
गुणा 10 की पावर माइनस 90, ये अपने पास उस वस्तु पर टोटल क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर यहां पे डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन अपन इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर +1 कूलम का आवेश है, +1 है, ठीक है, +1 कूलम का आवेश है, तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉन की क्या बताओ, संख्या। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाई +1 कूलम देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट बॉडी प्रेजेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करें। देखो इसी से निकलेगा Q बराबर NE से। वस्तु पर चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा Q बराबर NE। Q कितना है 1, NE कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। इसको अपन सोल्व करें तो n का वैल्यू कितना आएगा, देखना। इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास n का वैल्यू, n बराबर ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको इधर देखना, n का वैल्यू हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। इसको अपन सोल्व करते हैं। n का वैल्यू 10/16, ये ऊपर गया 10 गुणा 10 की पावर 19/16। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 गुणा 10 की पावर 18/16 लिख सकते हो। एक 10 आपने उधार ले लिया। अब आप इसमें डिवाइड करोगे देन कितना आएगा, 16 6 96 96 बचा 4 40 16 दूनी 32 8 16 पंजे 80 6.25 कितना आया, यहाँ पे देखना जगह कम है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, तो यहां पे चार्ज को लेकर मैंने प्रॉपर्टीज को लेकर यहां पे बताया कि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला ये होता है। इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन इजी बनते हैं। ओके, जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस्ड। देखिए और क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करें। एक वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, सेम ही बात कर रहे हैं, वस्तु पर आवेश का मान कितना होगा। एक वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु पर आवेश का मान कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स is living from a body, then the value of charge on that body कितना हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आवेश का मान Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस आएगा माइनस आप बोलोगे प्लस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। N कितना 5, E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q बराबर वैल्यू कितना आ गया 16 पंजे से 8 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये प्लस का वैल्यू आया। पिछले क्वेश्चन में अपने डिस्कस किया था 5 कूलम आए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आए थे बॉडी में, तो अपने पास चार्ज आ गया था -8 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। शायद मैंने माइनस वहां पे नहीं लिखा था, माइनस आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो माइनस बता दिया था क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, तो ये इस पर बेस्ड अपने पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखना
एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है, आपने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े हैं, आवेशन की विधियां पढ़ी है, उसको लेकर बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आवेशन की विधियां निम्न में से कौन सी है। तो ध्यान रखना 3 मेथड अपने पास, कितने हैं? 3 मेथड, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। देखो 3 मेथड्स आप पढ़ते हो यहां पे, एक है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, एक पढ़ते हो चार्जिंग बाई कंडक्शन, और एक मेथड आप यहां पे पढ़ते हो चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। घर्षण में क्या होता है? दोनों बॉडी को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। रगड़ने के कारण होता क्या है? चार्जेस का ट्रांसफर होता, आवेश स्थानांतरित होते हैं। तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं वो नेगेटिव हो जाती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में 2 कंडक्टर्स को, कंडक्टिंग बॉडी को टच किया जाता है। क्या किया जाता है? कंडक्टिंग बॉडी जो होती है, चालक वस्तुओं को टच किया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। यहां पे संपर्क में नहीं लाया जाता, इंडक्शन में बस पास ले आया जाता है, जस्ट पास लेके आते हैं, नियर लेके आते हैं, पास लेकर आते हैं, जस्ट पास लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू ईच अदर, बोथ ऑब्जेक्ट आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज होते हैं बट टच नहीं होते इस केस में। इस केस में जो चार्ज जो आता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडक्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ध्यान रखना ये चीज कि अगर पॉजिटिव बॉडी लेके आओगे तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये ध्यान रखना, अपोजिट टाइप का चार्ज यहां पे एक्वायर होगा, अपोजिट टाइप का चार्ज, विपरीत प्रकृति का आवेश, और यहां पे समान प्रकार का आवेश। रब में भी आप रगड़ोगे तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन इंडक्शन को लेकर यह बन सकता है कि चार्जिंग बाई इंडक्शन के मेथड में अनचार्ज्ड बॉडी जो होती है, अनावेशित वस्तु जो होती है, उस पर किस प्रकार का आवेश आता है। ऑप्शन में आएंगे समान प्रकार का, विपरीत प्रकार का, कोई भी। तो ध्यान रखना विपरीत प्रकार का आएगा, अपोजिट टाइप का। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास यहां पे जो टॉपिक आता है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। ओके, कूलम्ब का नियम आपने पढ़ रखा है। क्या होता है? थ्योरी आपको पता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है क्या? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है अपने पास, और इसी पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम में। K का वैल्यू आप ध्यान रखना 9 × 10 की पावर 9 होता है।
9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये कब होता है? जब अपन सिस्टम ऑफ यूनिट जो ले रहे हैं वो एसआई सिस्टम हो, एसआई यूनिट की बात करें, उस केस में के का वैल्यू ये होता है। के का वैल्यू 1 होता है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में। ओके, यहां पे के का वैल्यू यहीं से ऐसा सिस्टम में के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होता है और वहां से ये वैल्यू निकल के आती है जहां पे एप्सिलॉन नोड होता है अपने पास निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, राइट है। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इसका वैल्यू अपने पास होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -12 और इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। कैसे निकलेगा? आप इसको डायरेक्ट याद रखो या आप निकाल भी सकते हो। जैसे यहाँ पे वैल्यू रख के ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सिमिलरली इसका जो आया तो एप्सिलॉन नोड का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये अपने पास एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आ गई। ओके, तो कूलाम्स के लॉ में आपने से जो और थ्योरी बेस में क्वेश्चन पूछे तो एक तो ये पूछ सकता है, एक ये पूछ सकता है, के का वैल्यू ये होता है और यहां से क्वेश्चन बनता ही है परमिटिविटी को लेकर। इसकी वीमा भी आप ध्यान रखें, डायमेंशन, तो वीमा आप निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका मैं बताता हूं, MAL और T रखो, यहाँ पे MAL और T रखो, रख दिया आपने, लिख दिया, रख दिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 4 कर दो। किया, ये -1, ये +2, ये -3, ये +4, ये अपने पास इसकी वीमा आ जाती है। ओके, ध्यान रखना इसके डायमेंशन। ओके, ये अपने पास F फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको लेकर क्वेश्चन जैसे कैसे बनते हैं, जैसे आपको बोल देगा 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखें, 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य बल बताओ। निकाल सकते हो आप। फॉर्मूला ये है, के का वैल्यू ये है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, 10 की पावर -10 लिख सकते हो और इसको आप सोल्व कर सकते हो। ओके, इसको आप सोल्व करना, मैं अभी और क्वेश्चन इस पर आपको कराऊंगा, थोड़ा सा और कंसेप्ट मैं इस पर बता देता हूं। कूलाम के नियम में F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपने पढ़ा, जिसको आप ऐसे लिख देते हो 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। F फोर्स बराबर। क्वेश्चन जैसे ये पूछ ले आपसे कि विद्युत आवेशों के मध्य बल का मान या बल का सूत्र किस नियम से दिया जाता है, तो कूलाम के नियम से। फ्रॉम विच लो द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज गिवन, तो आप बोलोगे कूलाम्स लॉ, राइट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोड को लेकर अपन ने डिस्कस कर लिया क्या होता है। ये अपने पास कब है, जब हवा या निर्वात की अपन बात कर रहे हैं, हवा या निर्वात में अपने पास ये फॉर्मूला बनता है। K की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, इसको सोल्व करते हैं तो ओके। हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम की बात करें तो K का वैल्यू आ जाता है F मीडियम हो जाता है, जहां पे K हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे एप्सिलॉन नोड न होके एप्सिलॉन है, मतलब क्या है, ये उस माध्यम की विद्युतशीलता है जिस माध्यम में चार्ज रखे हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला आ गया।
अब यहां पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है परावैद्युतांक का। किसका? परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम होता है। एक अपने पास कुचालक माध्यम होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है। परावैद्युत, परावैद्युत किसे कहते हैं? एक इंसुलेटिंग मीडियम को कहते हैं। ठीक है, इसका एक वैल्यू होता है जिसे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, थोड़ा सा अपन इसके अंदर शाई डाल लेते हैं एक बार। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में जैसा क्वेश्चन बन सकता है अपनी एग्जाम को लेकर, वो अपन डिस्कस भी कर रहे हैं। साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि यार क्या क्या कंसेप्ट आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। जैसे ये अपना सिलेबस कवर हो जाएगा ना, अपन खूब प्रैक्टिस लगाएंगे इस पर, खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से और भी अच्छे से अपने को ये तैयार होगा। क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। बस ज़रूरी ये है कि अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए, हमें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, बाकी का आसान है। ओके, एक प्रकार का क्या होता है? ये इंसुलेटिंग मीडियम होता है। परावैद्युतांक का फॉर्मूला आता है अपने पास, एप्सिलॉन आर से इसे प्रदर्शित करते हैं, के से भी इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है। तो इस फॉर्मूला से एप्सिलॉन की वैल्यू अपन रखें तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू रख दें, एफ मीडियम की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है? ये एफ है, तो एफ मीडियम क्या ऐसे हो गया? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर लेता हूं। ओके, इसमें इतना ज़्यादा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, बेसिक चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। फॉर्मूला आया, मीडियम की बात कर ली, फिर ये फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन आर, यहाँ पे परावैद्युतांक होता है, एफ मीडियम ये हो गया। ओके, देखो अब अपन जैसे और बात करें, अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया किसका? एफ मीडियम का। कितना आया? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूं, दो बिंदु आवेश हवा में रखे हैं, तो इनके मध्य बल कितना होता है? जैसे कि दिया है आपको प्लस 18 न्यूटन, प्लस तो क्या है 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन है। यदि इन आवेशों के मध्य, इन आवेशों के मध्य तीन परावैद्युतांक का एक कांच की पट्टी रख दी जाए, कांच की पट्टी रख दी जाए, तो बल कितना होगा? ये क्वेश्चन है। मीडियम प्लेस कर दिया कांच की पट्टी किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। इंग्लिश में बात करें तो ये अपने पास है 2 पॉइंट चार्ज इज इन एयर, इज प्लेस्ड इन एयर
and the force between them in air is 18 Newton. If a glass slab is placed between both the charges, then calculate the force if the dielectric constant of glass plate is 3 Newton, 3. ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला ये है, मीडियम में अपने को फोर्स पूछा है, F अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। F कितना है 18 न्यूटन, एप्सिलॉन आर कितना है आप बोलोगे 3 है, कितना आ गया 6 न्यूटन अपने पास फोर्स आ जाएगा मीडियम में। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन अपने पास आते हैं। अब सुनो, आप एप्सिलॉन आर को लेकर, परावैद्युतांक को लेकर आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू वायु के लिए होता है अपने पास 1.003। अगर बात करें निर्वात की, वैक्यूम की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1। आप तीसरा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, किसी चालक की बात करें कि परावैद्युत पदार्थ अपने पास कोई चालक हो, कंडक्टर हो, तो इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, 3 परावैद्युतांक की एक कॉपर की प्लेट रख दी जाए तो बल बताओ। ये क्वेश्चन है, कॉपर की प्लेट रख दें तो बल बताओ कितना होगा। देखो कॉपर क्या है, तांबा, कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर 3 तो हो गया नहीं इसका, ठीक है। हाँ, आवेशों के मध्य एक कॉपर की प्लेट रख दी जाए तो बल बताओ। तो कॉपर की प्लेट का परावैद्युतांक कितना होगा, अनंत होगा, अभी आपने पढ़ा है। अगर ये इनफाइनाइट है तो एफ मीडियम क्या होगा, एफ अपॉन इनफाइनाइट है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। किसी संख्या में इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0। ये क्वेश्चन बन गया जैसे, तो ये बेसिक क्वेश्चन इस पर आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब जैसे कि आपके मन में ऐसा जैसे डाउट आए कि सर हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन के लिए आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन सोल्व करो। इतने हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आप मार्केट में जाओगे, बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, कोई भी एक बेसिक बुक जिसमें बेसिक आपके क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सोल्व करो। बस कंसेप्ट क्लियर करते रहो। कंसेप्ट में आपको यहाँ पे क्लियर करा दूंगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करा दूंगा। आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एक भी नंबर फिजिक्स में कटेगा नहीं, ठीक। तो कूलॉम लॉ में अपन ने बात कर ली फॉर्मूला को लेकर। अब कूलॉम लॉ में थोड़ा सा थ्योरी में आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। कूलॉम का नियम, ये सारी क्रीम चीजें बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आता है कि कूलॉम का नियम किस नियम का पालन करता है, तो ध्यान रखना इनवर्स स्क्वायर लॉ का यह पालन करता है, ओबे करता है, फॉलो करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ओके, सेकंड बात अपन यहां पे बात करें तो कूलॉम का नियम किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ओके, सेकंड, यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ध्यान रखना, तीसरे नियम का पालन करता है। मतलब तीसरा नियम क्या है, थर्ड लॉ, इट ओबेज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। थर्ड लॉ क्या है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और दोनों अलग अलग वस्तुओं पे होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट। एक और पॉइंट आप ध्यान रखो, तो यह जो नियम है स्थिर आवेशों पर लगेगा। स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य यह बल कार्य करता है। ये क्वेश्चन
बन जाता है कि कूलाम का नियम किन आवेशों को लगता है, स्थिर आवेशों के लिए, गतिमान आवेशों के लिए, या दोनों। ध्यान रखना, स्थिर आवेशों के लिए, रेस्ट चार्जेस के लिए फोर्स काम करता है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो स्थिर वैद्युतिकी, तो इस रेस्ट चार्ज ही अपने पास यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, अच्छा, कूलाम के नियम में अब जैसे कि अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दो चार्जेज है Q1 और Q2। ये Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा जिसे अपन F21 बोलते हैं, ये Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा जिसे अपन F12 बोलते हैं। 2 पर फोर्स बाई Q1, 1 पर फोर्स बाई Q2। F21 तो होगा Q2 पर 1 के द्वारा, F12 1 पर 2 के द्वारा। क्लियर है? यहां पे तीसरे नियम के अनुसार ये क्या होगा, F12 माइनस F21 बराबर एवं विपरीत, मतलब इनका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, बराबर। तो ये आवेश जितना बल लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, तो इनका जो आवेश का परिमाण होता है वो बराबर होता है, और इनकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। क्लियर है? अब अपन इसमें नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कूलाम के नियम में। डायरेक्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा। सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर में अगर प्रदर्शित करना है तो आपको एकांक सदिश यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डॉट आर कैप, ये होता है। एक एकांक सदिश और लग जाएगा, यूनिट वेक्टर लग जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन को बताता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब डॉट आर कैप, आर वेक्टर। क्यों? आर कैप जो होता है वो होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। यहां पे रखेंगे आर का मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर, ये क्यूब हो जाएगा, ये अपने पास एफ वेक्टर आ गया। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल निकालने हैं, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल बनते हैं। अब जैसे थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं कूलाम्स लॉ पे। जैसे क्या होता है, Q1 एक चार्ज दे रखा है 3 माइक्रो कूलाम का, और Q2 एक चार्ज दे रखा है +6 माइक्रो कूलाम का। क्वेश्चन है दोनों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। प्रारंभ में, मतलब जब दूरी r थी, दूरी r है तो बल F है। क्वेश्चन है +3 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में मतलब दूरी है वो आधी कर दी गई। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ देन द फोर्स, तब फोर्स क्या होगा। इफ इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r एंड द फोर्स इज F, इसमें बताना है F। तो पहले क्या है, F है, डिस्टेंस है r, यानी F इज इक्वल टू दे रखा है अपने को K। सेम चार्ज दिए क्या, नहीं दिए। चलो फॉर्मूला क्या होगा अगर बात करें तो Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर होगा। डिस्टेंस R है और Q1 Q2 की वैल्यू ये है। ओके, सेकेंड सिचुएशन में किया क्या है, चार्ज वो के वे हुए, डिस्टेंस को इन्होंने आधा कर दिया, तो मतलब F डैश ये हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 ये आधा कर दिया, यानी R/2 का स्क्वायर हो गया। F डैश ये हो गया अपने पास K Q1 Q2 R स्क्वायर बाई 4 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और K मल्टीप्लाई में। ये क्या है, ये आपके पास प्रारंभिक बल है, तो F डैश नया बल क्या हो गया, पहले का 4 गुना हो गया, 4F। ये लो, ऐसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम के नियम पर। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसके PYQs भी अपन सोल्व करेंगे, तब अपने को थोड़ी सी और पता चलेगा कि और कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर अपने पास ये आता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। सेकेंड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना F/Q0 होता है, ये एकांक धनावेश होता है, एकांक धनावेश। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते हैं कई बार, और फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, यूनिट को लेकर डिस्कस करें तो इसका जो अपने पास यूनिट आता है वो आता है न्यूटन पर कूलम, इसका न्यूटन, इसका कूलम। क्लियर? ये अपने पास इसका, अब आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, न्यूटन की MLT-2 और ये 80 रखोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, आ जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर जैसे अपने पास ये आता है कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना रेडियली आउटवर्ड्स होती है, रेडियली आउटवर्ड्स मतलब त्रिज्यीय बाहर की ओर। माइनस के लिए रेडियली इनवर्ड्स होती है, रेडियली इनवर्ड्स होती है, त्रिज्यीय अंदर की ओर। यानी जैसे प्लस चार्ज है तो इसके लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती हैं, ऐसी अपने पास ये लाइंस होती हैं। ठीक है, इमेजनरी लाइंस है ये, ठीक है, बनाई जाती है ऐसे इमेजनरी की, भाई ऐसे है। नेगेटिव चार्ज के लिए अपने पास इनसाइड होगा ऐसे, ये चीज ध्यान रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज अपने पास पास हो तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की ओर जाएगा ऐसे, लेकिन कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा, कभी क्लोज्ड लूप में ये नहीं होगी, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी, ये चीज ध्यान रखना। क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी, प्लस से निकल के माइनस पे जाएगी। ओके, ये नहीं होगा कि माइनस से प्लस आ जाएगी। ठीक है, क्लोज्ड लूप कभी भी ये नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती है। तो प्लस के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, माइनस के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। प्लस माइनस की अपन ने बात कर ली, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला ये हो गया, यूनिट इसकी आ जाती है, डायमेंशन आप निकाल सकते हो। अब अपने पास जैसे कि एक फॉर्मूला आता है यहां पर, आप पढ़ते हो E = KQ/R²। ये अपने पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अब इसमें करना क्या होता है कि इस पर बेस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्यों एक ओनली सिंगल चार्ज दे देगा, और सिंगल चार्ज देने के बाद में आपसे पूछ लेगा बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित करें तो ये ऐसे होगा अपने पास KQ/R². अब अपने पास जैसे इसी टॉपिक में दो ग्राफ आते हैं, सिंपल ग्राफ है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और R² के मध्य ग्राफ कैसा होगा, या R के मध्य ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के मध्य ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट है। तो क्या ऐसा ग्राफ होगा क्या, आप R² लो या R लो, बात एक ही पड़ेगी। अगर आप R² लेते हैं, क्या लेते हैं, R², तब आपको R² की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और अगर R लेंगे तो आपको R की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ज्यादा अंतर आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ज्यादातर जैसे क्वेश्चन तो E और R के बीच में आता है, तो E और R के बीच में अपने पास ये ग्राफ हो गया। क्वेश्चन ये आए E और E और 1/R के बीच में ग्राफ बताओ, तो देखो E और 1/R
1/r² के बीच में ग्राफ बताओ, तो E और 1/r² के बीच में ग्राफ कैसा हो जाएगा, अपने पास ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ क्यों हुआ, देखो E 1/r² के समानुपाती है, तो जब कोई चीज किसी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका ऐसा ग्राफ आता है। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तब उसका ऐसा ग्राफ आता है। आप ये ध्यान रखना, डायरेक्ट समानुपाती होने पर ऐसा, व्युत्क्रमानुपाती होने पर ऐसा। आप वैल्यू रख के भी ये निकाल सकते हैं। ओके, तो ये दो ग्राफ भी अपने को पूछ लेता है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉर्मूला ये आता है, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर। इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर नॉर्मली क्वेश्चन आता है, मतलब नॉर्मली इन जनरल क्वेश्चन आता ही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सभी जानते हो, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत के दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये रखे होते हैं। जैसे यहाँ पे 2a डिस्टेंस अपन लेते हैं तो इसको अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज होता है, दोनों पे चार्ज की मात्रा सेम होती है। जैसे ये -q, ये +q, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, ये यहाँ पे O पॉइंट होता है, इनका मध्य बिंदु। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षीय रेखा होती है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसे अपन निरक्षीय रेखा कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं? निरक्षीय रेखा कहते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर अपने पास क्वेश्चन आता है, इसकी डायरेक्शन को लेकर। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? पहले फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है q.2a, कोई भी एक चार्ज का परिमाण और मध्य की दूरी का गुणनफल। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर। ये क्वेश्चन आ जाता है। इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें आवेश का मान 3 कूलम है, दोनों के मध्य दूरी 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताओ। आप जानते हो P = q.2a होता है। Q कितना दिया है? 3 दिया है। 2a, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर दिया है। कितना आ गया? 12 कूलम मीटर। राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर क्या होता है? एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटर लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट का क्वेश्चन भी बनता है, तो क्या होगा? कूलम/मीटर होगा। डायरेक्शन की अपन ने बात की, -q से +q की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। कूलम/मीटर, इसका q का कूलम और ये दूरी है डिस्टेंस का, इसका मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि जैसे दोनों की मध्य दूरी 4 मीटर दी, अपन क्या कर लेते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये 2a क्या है? दोनों के मध्य दूरी है। यहाँ पे a दूरी नहीं है, 2a है। ओके, तो ये अपने पास आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को लेकर। अगर आपको इसकी विमा निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हो। Q का होता है 80, मीटर का होता है L, इसकी विमा होगी m0 L1 T1 A1। इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर, मूवमेंट को लेकर ध्यान रखना, तो लता आप ध्यान रखें। जैसे आपको डायमेंशन याद नहीं हो तो लता ध्यान रखें। लता मतलब LTA, L1 T1 A1, ये होता है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था और इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं इसी में। इस पर बेस्ड छोटे छोटे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। PYQ भी आप इसके सोल्व करें, तो मैं ज़रूर इसके PYQ लेके आऊँगा और इनके PYQ अपन सोल्व करेंगे। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर, इलेक्ट्रिक
डाइपोल जो है अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, इसको लेकर अपने पास कंसेप्ट बनता है कि इसको अगर यूनिफॉर्म इसके अक्षीय पॉइंट पर, कहां पर, अक्षीय पॉइंट पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ई एक्सियल अपने पास आता है Kp अपॉन आर क्यूब 2Kp अपॉन आर क्यूब। और एक क्वेश्चन आता है इसके इक्वेटर को लेकर, निरक्षीय बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, इक्वेटर पॉइंट पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेटर होता है Kp अपॉन आर क्यूब, Kp अपॉन आर क्यूब, जस्ट इसका आधा होता है निरक्षीय। यहां पे कई बार ये रिलेशन ही पूछ लेता है कि ई अक्षीय और ई निरक्षीय में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो आप देख रहे हो ई निरक्षीय का अगर आप डबल कर दो तो अपने पास ई अक्षीय आ जाएगा। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ये इक्वेटर पॉइंट पे ये आता है। एक्सियल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 2a डिस्टेंस है, इसमें रख दिया जाए तो उस पर होता क्या है, टॉर्क लगता है, ये घूमने लगना जाता है, ये अपने आप घूम जाता है, क्योंकि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE और इस डायरेक्शन में माइनस QE। इस कारण ये रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट। तो रोटेशन के कारण ये रोटेट करेगा, तो रोटेशन के कारण टॉर्क लगता है, क्या लगता है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला यहां पे आता है P क्रॉस E, यानी टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E है। इसको अगर आप आगे अपन सोल्व करें तो PE sin थीटा आएगा और यहाँ पे एक डायरेक्शन आ जाएगी n कैप। तीन सिचुएशन की यहाँ पे बात करते हैं कि थीटा अगर 0 डिग्री हो, मतलब ये डाइपोल ऐसे पड़ा हो, उस केस में मतलब P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, P की डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q होती है। तो अगर जैसे ये ऐसे हो जाए 0 डिग्री हो, तो उस सिचुएशन में टॉर्क कितना लगा, साइन 0 की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू अगर 90 हो, मतलब इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो, तो साइन थीटा मैक्सिमम, यानी टॉर्क क्या होगा, PE यानी मैक्सिमम। इस केस में बलागुण ज्यादा लगेगा, मतलब ये घूमेगा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो उस केस में टॉर्क क्या होगा, साइन n पाई 0 यानी 0, टॉर्क क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का वीडियो, जिसमें अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया अपन ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसी थ्योरी है। आप इसके शॉर्ट नोट बनाते जाओ और इसके PYQs हो गए वो सोल्व करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आप सोल्व करते हो तो ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।